नंदन रघु रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति चायन। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द सिविल टेल्स। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है मोस्ट आस्किंग सिविल इंटरव्यू क्वेश्चन, हम लोग का पार्ट टू। इसके पहले भी पार्ट वन हम लोगों का चैनल पे अपलोड हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप वो भी चेकआउट कीजिएगा। ओके, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो कोट है वो है, ऑप्टिमिज्म इज द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट, नथिंग कैन बी डन विदाउट होप एंड कॉन्फिडेंस। मतलब आपको मैनिफेस्टिंग आपको बजाय रखना चाहिए आपके अंदर। आपको ये सोचना है कि आप एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनोगे, आपको सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। तो वो फेथ जो है उसको कभी भी मतलब आपसे विड्रॉल मत करना। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन हम लोग शुरू कर रहे हैं, व्हाट इज यूनिट वेट ऑफ द कंक्रीट। तो हम लोगों का कंक्रीट का यूनिट वेट कितना होता है? दो दो तरह का हम लोगों का कंक्रीट होता है, एक है प्लेन कंक्रीट, एक है रेनफोर्समेंट कंक्रीट। तो प्लेन जो कंक्रीट है उसका यूनिट होता आ जाता है 2400 केजी पर मीटर क्यूब, और रेनफोर्समेंट कंक्रीट का आ जाता है 2500 केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ आवर ब्रिक। तो पहले भी लास्ट वीडियो में हम लोग बताए थे कि ये जो जैसा ब्रिक होता है ना, ये एक स्टैंडर्ड साइज होता है। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड साइज आता है 190 mm बाई 90 mm बाई 90 mm। ओके, इसके ऊपर जब मोटर हम लोग अप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है 10 mm का मोटर। उन सबके ऊपर अप्लाई होगा तो 200 mm बाई 100 mm बाई 100 mm ऐसा करके आ जाता है। ओके ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट डिजाइन। तो जो WSM होता है, वर्किंग स्टेट मेथड, वो क्या होता है बेसिकली, इलास्टिक थ्योरी होता है। तो ये जो थ्योरी है कि जो हम लोग का जो मटेरियल रहेगा वो इलास्टिक लिमिट के अंदर रहेगा। तो इसको हम लोग WSM बोलते हैं। ठीक है, वर्किंग स्टेट मेथड। और लिमिट स्टेट डिजाइन जो होता है कि ये सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी के अंदर अंडर में रहता है। ठीक है, इसका जो ग्राफ होता है ये सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी के अंदर अंदर रहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वन वे एंड टू वे स्लैब। तो आपको इधर पे याद रखना चाहिए कि वन वे स्लैब जो होता है इसका स्पैन लॉन्गर होता है, मोर देन ट्वाइस ऑफ द शॉर्टर स्पैन, एंड द स्लैब बेंड्स इन वन डायरेक्शन। On what is two-way slab? When the longer span is less than the twice of the shorter span, the slab bends in both of the sides. नेक्स्ट, ये फोटो में हम लोग इधर पे थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। ये हो गया हम लोग का वन वे स्लैब। ठीक है, थोड़ा पेन चेंज करते हैं तो आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। तो ये आ गया हम लोग का वन वे स्लैब, और ये आ गया हम लोग का टू वे स्लैब। तो वन वे स्लैब में क्या होता है, ये जो मीन्स हम लोगों का लेंथ होता है, ठीक है, ये विड्थ का ज़्यादा है, ये आप चेक कीजिए। ठीक है, ये हम लोगों का विड्थ हो गया और ये लेंथ हो गया, तो इधर पे लेंथ ज़्यादा होगा। ओके, और इधर पे क्या होगा, जो लेंथ और विड्थ बराबर सेम ही रहता है। तो इधर पे हम लोग एक लास्ट में एक लाइन था कि मैं द स्लैब बेंड्स इन वन डायरेक्शन इन वन वे स्लैब, एंड द स्लैब बेंड्स इन बोथ डायरेक्शन इन टू वे स्लैब। तो अभी इधर पे देखिए वन वे स्लैब है, इधर पे एक साइड में ही बेंड हो रहा है। ठीक है, ऐसा एक साइड में बेंड हो रहा है, और ये चारों साइड में बेंड होगा, दोनों जो डायरेक्शन है वही साइड में बेंड हो जाएगा। तो ये आ गया हम लोग का टू वे स्लैब, और ये आ गया हम लोग का वन वे स्लैब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है हम लोग का, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। तो आपको ये फाउंडेशन का टाइप्स जो है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है सैलो फाउंडेशन और एक होता है डीप फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन में क्या होता है, जो डेप्थ रहता है ये विड्थ से छोटा होगा, और डीप फाउंडेशन में क्या होगा, इसका जो विड्थ रहता है ये डेप्थ से छोटा होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग अगर पूछेगा कि where we put shallow foundation and where we put deep foundation provide, तो shallow foundation हम लोग स्प्रेड फुटिंग में प्रोवाइड करते हैं, कॉम्बाइंड फुटिंग में प्रोवाइड करते हैं, और रैफ्ट फाउंडेशन में
प्रोवाइड करता है सेलो फाउंडेशन। और डीप फाउंडेशन किधर, पाइल फाउंडेशन और पाइलर फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन किधर होता है कि हम लोगों का कोई भी एरिया है जो मड एरिया है और कोई भी सी एरिया है, ठीक है, तो उधर पे हम लोग पाइल फाउंडेशन हमको प्रोवाइड करना है, क्योंकि उधर पे हम लोगों का एक्सकवेशन पॉसिबल नहीं होता, तो इसके लिए हम लोग उधर पे पाइल फाउंडेशन हम लोग को उधर पे देना जरूरी होता है। ठीक है। व्हाट इज वाटर सीमेंट रेशियो? तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है कि इसका जो रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ द वेटेज ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ द सीमेंट इन अ कंक्रीट मिक्स। हम लोग जब कंक्रीट मिक्स कर रहे हैं तो हम लोग कितना सीमेंट ले रहे हैं इज टू कितना वाटर ले रहे हैं, यही होता है हम लोगों का वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है। तो इधर पे एक फॉर्मूला आ जाता है वाटर सीमेंट रेशियो का, कि वाटर सीमेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है कि वेट ऑफ द वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ द सीमेंट। तो इसका जो आइडियल रेंज रहता है वो होता है 0.4 टू 0.6 पर फॉर नॉर्मल कंस्ट्रक्शन। हम लोग अगर नॉर्मल कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये इतना हम लोगों का वैल्यू, हमको आइडियल वैल्यू रखना चाहिए। ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। ठीक है। ये आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। व्हाट इज ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट? ब्लीडिंग ऑफ concrete is the nothing but the separation of the water from the cement paste in concrete. It rising the surface in occurs due to excessive water content to poor mixing. तो क्या होता है, अगर हम लोग ऐसे मिक्सर में, हम लोग आपको पता होगा कि मिक्सर क्या होता है, कि हम लोग का सीमेंट रहता है, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट रहता है। ये अगर मिक्सिंग हम लोग ठीक से अगर नहीं करेंगे तो ये ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट हम लोग को दिखना आता है। और होता है कि अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा हो गया, अब पहले लास्ट क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि वो वाटर सीमेंट रेशियो, तो अगर वाटर ज़्यादा हो गया हम लोग का मिक्सर में, तो ये ब्लीडिंग ऑफ द कंक्रीट हम लोगों को मीन्स देखने के लिए आता है। तो ये एकदम अच्छा चीज़ नहीं होता है। ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है कि वाटर हम लोग जब मिक्स करेंगे, हमको बहुत, हम लोग को बहुत अच्छे से देख के हम लोग को मिक्सिंग करना होता है। और जो मिक्सिंग, जो मिक्सर मशीन, मिलर मशीन जो होता है, उधर पे भी मिनिमम 5 मिनट टू 7 मिनट, मिनिमम 5 मिनट टू 7 मिनट हम लोग को उधर पे रन करना है, तो हम लोग का मिक्सिंग एकदम अच्छा आएगा। ठीक है। और भी ज़्यादा क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे कि मिक्सर में, मिक्सर जब होता है कि हम लोग को कौन सा चीज़ का मीन्स हम लोग को रिमाइंड ऐसा करना है, कौन सा चेकलिस्ट हमको लेना है, वो सब भी को धीरे धीरे वीडियो में समझेंगे। ठीक है। So what is the honeycombing or in concrete? Honeycombing refers to the void left in concrete due to improper compaction, insufficient vibration और poor workability. तो हनीकॉम्ब आपको याद रहेगा कि ऐसा, एक मान लीजिए ये कॉलम है कि बीम है, कुछ भी है कंक्रीट में मेनली, तो मीन्स वाइब्रेशन नहीं रहेगा, तो ऐसा हम लोगों को मीन्स एग्रीगेट हमको दिखेगा। ठीक है। तो यही होता है कि हनीकॉम्बिंग। तो ये हनीकॉम्ब अगर आ जाएगा कोई भी स्ट्रक्चर में, तो उसका स्ट्रेंथ बहुत डिक्रीज हो जाता है। तो कभी भी हम लोग कंक्रीट प्लेस कर रहे हैं तो कॉम्पैक्शन अच्छे से करना है, वाइब्रेशन अच्छे से करना है, और वर्केबिलिटी से भी हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंक्रीट यूज इन कंस्ट्रक्शन? तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग चार टाइप का सीमेंट हम लोग यूज़ करते हैं। एक होता है ओपीसी, जो होता है हम लोग जो ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन साइड में, वो होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो जनरल कंस्ट्रक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं। पीपीसी, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, ये होता है कि ड्यूरेबल होता है और यूज्ड इन मेरीन स्ट्रक्चर। ठीक है। हम लोगों का जो जितना भी मेरीन स्ट्रक्चर होता है, ब्रिज होता है, ब्रिज आ गया आपका, कोई भी मेरीन स्ट्रक्चर आ गया, उधर पे हम लोग पीपीसी यूज़ करते हैं। और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो जो होता है, ये हम लोग को जो स्ट्रेंथ आता है, हमको अगर जल्दी चाहिए तो हम लोग ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। और होता है सल्फेट राइजनिंग सीमेंट, तो ये हम लोग जो में ये भी मेरिन वर्क्स में भी हम लोग यूज़ करते हैं, और जो सुएज वर्क होता है इधर पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो यही चार टाइप का हम लोग का सीमेंट आता है। तो यही चार टाइप हम लोग सीमेंट कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। व्हाट इज द सम्प इन कंक्रीट? तो सम्प
इन कंक्रीट क्या होता है कि हम लोग कंक्रीट का जो वर्कबिलिटी टेस्ट करने के लिए हम लोग ये सम्प इन कंक्रीट टेस्ट करते हैं। तो ये तीन तरह का सम्प आ जाता है। एक होता है ट्रू सम्प, एक होता है सीआर और एक होता है कॉम्पल्स। अगर ट्रू सम्प आया तो ये बहुत अच्छा है। सीआर सम्प आ गया तो ये पुअर टू एवरेज मिडिल में रहता है। और कॉम्पल्स सम्प आ गया तो ये बहुत मीन्स वाटरी हो जाता है। हम लोगों का कंक्रीट में वाटर सीमेंट जो रेशियो है वो बहुत वाटर अगर ज़्यादा आ जाएगा तो ये कॉम्प्रेस साफ आ जाएगा। ठीक है। सो व्हाट इज द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड फॉर अ कंक्रीट। तो मिनिमम क्यूरिंग पीरियड अगर हम लोग का नॉर्मल कंक्रीट ले लेंगे तो ये 7 डेज हो जाता है एज पर IS 456/2000। ठीक है। 456/2000 IS कोड बुक के हिसाब से मिनिमम 7 डेज का क्यूरिंग पीरियड ओके है। पर हम लोग अगर स्ट्रक्चर में एक्सट्रीम स्ट्रेंथ चाहिए तो हम लोगों को 12 to 28 डेज का क्यूरिंग पीरियड मस्ट है। मस्ट। ओके। 12 to 14 to 28 डेज का क्यूरिंग पीरियड मस्ट है। ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग। तो प्री टेंशनिंग जो होता है ये होता है टेंडर्स आर स्ट्रेस्ड बिफोर प्योरिंग कंक्रीट। हम लोग कंक्रीट प्लेस करने के पहले अगर टेंशन टेंडर को स्ट्रेस कर रहे हैं तो ये हम लोगों का प्री टेंशनिंग आ जाता है। और अगर कंक्रीट प्लेस होने के बाद हार्डन होने के बाद हम लोग अगर टेंडर्स में स्ट्रेस डाल रहे हैं तो ये हम लोगों का पोस्ट टेंशनिंग आ गया। जैसे मान लीजिए आपका ब्रिज हो गया, ये लॉन्ग स्पैन स्लैब हो गया, ये हम लोगों का पोस्ट टेंशनिंग का एग्जाम्पल है। और प्री टेंशनिंग का ये एग्जाम्पल आ जाएगा जो प्रीकास्टेड एलिमेंट जितना भी है वो हम लोगों का प्री टेंशनिंग का एग्जाम्पल आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिइंफोर्समेंट इन कंक्रीट। हम लोग जो स्लैब में, ये मान लीजिए स्लैब है, स्लैब में जो रिइंफोर्समेंट डाल रहे हैं इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस। तो इसका पर्पस एक ही चीज आपको बोलना है कि इट कैन रेजिस्ट द टेंसाइल फोर्स इन कंक्रीट सिंस the concrete is good in compaction but weak in tension। जो हम लोग का कंक्रीट होता है, सिर्फ हम लोग कंक्रीट प्रोवाइड करेंगे तो ये हम लोगों का मीन्स कॉम्पैक्शन तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा। और टेंशन जो है इसका वीक बहुत ज़्यादा होता है, तो ये वीकनेस को हम लोग को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को रेनफोर्समेंट स्टील प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो टू टेंसाइल फोर्स देने के लिए कंक्रीट में। व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग ई में प्रोवाइड करते हैं, कैपिटल लेटर ई में। तो इसका जो वैल्यू आ जाता है वो होता है 200 गीगा पास्कल। और एक गीगा पास्कल मीन्स होता है 10⁻³ मेगा पास्कल। ठीक है। तो ये 200 गीगा पास्कल मतलब क्या होता है, 2 इंटू इसका जो 2 जीरो आ जाएगा इधर पे 10⁵ मेगा पास्कल। ओके। So next question is what is the difference between M20 and M25 grade of concrete। पहले आपको मान ये चीज समझना है what is M20 and M25। M का मतलब होता है मिक्स। हम लोग मिक्स डिजाइन करते हैं ना, इसके लिए ये वाला M stands for मिक्स डिजाइन। ठीक है। और ये जो 20 होता है या 25 या 30 जो भी पूछेगा, ये होता है कि आफ्टर 28 डेज क्यूरिंग के बाद हम लोग को अगर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो ये 20 आएगा। तो आफ्टर 28 डेज M20 कंक्रीट का वैल्यू कितना आएगा, 20 आना चाहिए। अगर ज़्यादा आ जाएगा तो वेल एंड गुड, वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कम आ जाएगा तो वो दिक्कत है। तो ये आ गया 20। M25 मतलब क्या होता है कि आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग पीरियड द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ विल बी 25 न्यूटन पर mm²। ठीक है। तो M25 मतलब 25 न्यूटन पर mm² आफ्टर 28 डेज। और ये होता है M20 के लिए न्यूटन पर mm² आफ्टर 28 डेज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सॉइल बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है, हम लोगों का तीन तरह का सैंड होता है। ठीक है। सैंड का एक होता है लूज सैंड, एक होता है डेंस सैंड, एक होता है क्लेली सैंड। तो
प्लेस एंड जो होता है उसका जो डेंसिटी है होता है वो सबसे ज़्यादा होता है 50 to 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंस सैंड जो होता है वो मिडिल में रहता है 30 to 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो लूज सैंड है उसका मीन्स बियरिंग कैपेसिटी सबसे कम होता है, वो होता है 5 to 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू आपको याद रखना चाहिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिटर्निंग वॉल? रिटर्निंग वॉल क्या होता है वो हम एक फोटो में समझेंगे। ठीक है, ये हो जाता है रिटर्निंग वॉल। रिटर्निंग वॉल क्या होता है, आप मान लीजिए आपका इधर पे कोई मीन्स एरिया है जो लैंड लैंड है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई एक एरिया है जो लैंड है। ठीक है, तो ये लैंड धीरे धीरे क्या होता है कि जब हम लोगों का नेचुरल सर्कमस्टेंसेस जैसा रेन आ गया, कुछ मतलब हार्ट कोई आ गया, मान लो कुछ भी आ गया, तो ये लैंड धीरे धीरे इधर पे आ जाएगा। तो ये हमको मीन्स डिवाइड करने के लिए, ये हमको रोकने के लिए हम लोग एक वॉल देते हैं जो जिसका नाम होता है रिटर्निंग वॉल। ठीक है, तो रिटर्निंग वॉल वी यूज टू सपोर्ट द सॉयल लिटरली एंड प्रिवेंट इरोशन और स्लाइडिंग। हम लोग अगर सॉयल का स्लाइडिंग हो गया, मान लीजिए कुछ भी आ गया, इसको हम लोग को रोकने के लिए हम लोग रिटर्निंग वॉल प्रोवाइड करता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड बीम? तो आपको आपको ये याद रहेगा कि मान लीजिए ये हम लोग का एक फ्रेम स्ट्रक्चर आ गया है। ठीक है, ये मान लीजिए कि हम लोग का फ्रेम स्ट्रक्चर है। तो ये जो वर्टिकल जो रहेगा, वर्टिकल को हमको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल रहेगा बीम, इसको बोलते हैं हम लोग का बीम। ठीक है, तो अभी क्या होता है, बीम का काम क्या होता है कि ये जो लोड आएगा, ऊपर का जो जितना भी लोड आएगा ये कॉलम में ट्रांसफर करेगा। और कॉलम का काम क्या होता है, जितना भी लोड रहेगा वो हम लोगों को अर्थ में ट्रांसफर करेगा। ठीक है, आपको मालूम होगा न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि आप जितना फोर्स दे रहे हो उसका ऑपोजिट एंड सेम फोर्स आपको मिलेगा। तो जितना भी फोर्स ये दे रहा है स्ट्रक्चर को, अर्थ को, उतना ही सेम फोर्स ये रिटर्न कर रहा है। उसके वजह से हम लोग का जो स्ट्रक्चर है ये स्टेडी में रहता है। ठीक है, तो अभी डिफरेंस बोलेगा तो आपको एक ही लाइन बोलना है कि द वर्टिकल लोड bearing structure that transfer load to the foundation is called column, and the horizontal structure that transfer the load to the columns or walls it's called beam. Okay, next question is what is the importance of slump test in concrete? तो स्लम टेस्ट जो होता है ये इंश्योर करता है कि कंक्रीट मिक्स जो है ये राइट कंसिस्टेंसी में है और वर्क प्रॉपर प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्शन अच्छे से हुआ है। तो द सम टेस्ट इंश्योर द कंक्रीट मिक्स हैज द राइट कंसिस्टेंसी एंड वर्कबिलिटी फॉर द प्रॉपर प्लेसमेंट एंड कॉम्पैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन जो है होता है कि व्हाट द टाइप्स ऑफ लोड एक्टिंग ऑन द स्ट्रक्चर। आपको मालूम होगा लास्ट क्लास में या एक हम लोग एक वीडियो अपलोड किए हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट जो ये वीडियो है। ठीक है, उधर पे हम लोग लोड बहुत अच्छे से डिस्क्राइबली हम लोग समझे हैं। तो आप मान लीजिए लोड हम लोग का चार टाइप का लोड होता है। एक होता है डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड और सिस्मिक लोड। डेड लोड में क्या होता है कि सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर। आपका मान लीजिए ये एक घर है। ठीक है, ये मान लीजिए एक घर है। तो ये घर का एक जो मीन्स सेल्फ लोड रहेगा रहेगा ना, मीन्स कॉलम आ गया, आपका बीम आ गया, आपका जो फ्लोर आ गया, ठीक है, वॉल आ गया, ये होता है कि डेड लोड। ये जो सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर जो कांस्टेंट होता है, ये आ जाता है हम लोग का डेड लोड। लाइव लोड क्या होता है, जो मूविंग मूविंग एलिमेंट्स होता है आपका घर में, मान लीजिए आदमी हो गया, पीपल हो गया, फर्नीचर हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, कुछ भी हो गया, वो आ जाएगा आपका लाइव लोड। ठीक है, विंड लोड क्या होता है, ड्यू टू विंड प्रेशर हम लोग का जो जितना भी लोड होता है। आप मान लीजिए आपका इधर पे एक घर बनाए हैं पहाड़ के ऊपर, उधर पे विंड लोड बहुत ज़्यादा होगा, तो उधर पे हम लोगों को विंड लोड मस्ट कंसिडर करना होता है। ठीक है,
तो विंड लोड का भी एक लोड रहता है, तो विंड प्रेशर का, तो वो उसको हमको विंड लोड बोलते हैं। और आ गया हम लोग का लास्ट लोड, सेस्मिक लोड। ड्यू टू अर्थक्वेक के हिसाब से हम लोग को जो लोड स्ट्रक्चर में पड़ता है वो आ गया हम लोग का सिस्मिक लोड और अर्थक्वेक लोड। ठीक है, ये मतलब अर्थक्वेक लोड आ गया, तो ये आ गया हम लोग का अर्थक्वेक के हिसाब से आ जाता है। ठीक है, तो थैंक यू इंजीनियर्स, आपको लास्ट तक ये वीडियो देखने के लिए। हम लोगों का चैनल्स लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही बहुत सारा वीडियो हम लोग एक सीरीज़ में लेके आएंगे। तो इसके लिए बने रहे हम लोगों को वीडियो में और हम लोगों का चैनल में। अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, कुछ भी क्वेश्चन होगा, कुछ भी डाउट आएगा, मेरा लिंक्डइन चैनल डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वो उधर उधर आके हमको पिंग कीजिए, मैसेज कीजिए। हम बहुत सारा आपको मीन्स हमसे जितना भी होगा हम आपको हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू।